बयानबाजी नहीं हो रही है आपकी बात आपकी वजह से, उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस है। क्रिमिनल देखो, एक होता है सियासी बंदी, बिल्कुल सही, दूसरा होता है क्रिमिनल केस। आप उसको कैसे डिफाइन करते हो? देखिए मरकजी, जब आप ये कहते हो कि यहाँ इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हुए, जहां पे ये कहते हो आप कि यहाँ का जो सिस्टम है हमें उस पर एतबार है, आप ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो? उन्हीं एजेंसियों ने आप पे ये इल्जाम आयद किया है कि आप पे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा और मैं चाहता था कि कोई जर्नलिस्ट ऐसा सवाल मुझे पूछे। पहले तो हमें एक तो ये है कि हमने फॉर्मल बेल के लिए अभी तक अप्लाई नहीं किया है, एक। और दूसरा होता है कि जो इंटरम बेल होती है, इंटरम बेल के लिए हमने 2 बार अप्लाई किया है। एक जब इंजन उमर अब्दुल्ला से इस स्टेटमेंट की, क्योंकि एक दिखने में बड़े संजीदे लगते हैं वो, मगर ये बिल्कुल उन्होंने सफ़ेद झूठ बोला, क्योंकि अवामी इत्तेहाद पार्टी पहली पार्टी है जिन्होंने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तौसीफ हमदानी के एनएस के इस खुसूसी शुमारे में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पार्लियामेंट इलेक्शन अब इख्तिताम पजीर हो चुके हैं, जो रिजल्ट्स वो भी आ चुके हैं। बारामूला से इंजीनियर रशीद ने अपनी जीत दर्ज की है और बड़ा एक चौंकाने वाला हिसाब किताब सियासी जमातों के सामने रखा, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और बाकी सारी सियासी जमातें, इनको यह एतराफ़ करना पड़ा कि सियासी तौर पर इस वक्त इंजीनियर रशीद एक बालिग और बाशूर सियासतदान, जिसने जम्मू कश्मीर की सियासत को अलग नज़रिए के साथ जम्मू कश्मीर अवाम के सामने रखा, और अब की बार ये पहला नुमाइंदा है, एक आज़ाद उम्मीदवार बहस पार्लियामेंट में ज्वाइन करेंगे। मेरे साथ है इस वक्त फिरदौस बाबा साहब, जो अवामी इत्तेहाद पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। फिरदौस बाबा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी दावत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिरदौस साहब, पहले आपको हमारी तरफ से मुबारकबाद, क्योंकि ये पहली बार आपके एनएस के इस प्लेटफॉर्म पे हमें ज्वाइन कर रहे हो। सियासी तौर पर अब बहुत सारी सियासी जिम्मेदारियां हैं, कैसे देखते हो आगे का सफ़र? बिल्कुल, जैसा कि आपने भी कहा कि जब आपके पास इक़्तिदार आता है, जब आपके पास कोई ऐसी पावर आ जाती है, ओब्वियसली ये जिम्मेदारी के साथ आता है, हमें इस चीज़ का एहसास है। तो जब हम जिम्मेदारियों की बात करते हैं, तो मैं आपको आपके माध्यम से ये बावर करा दूं कि हमारी जो सियासत होगी वो बिल्कुल ईमानदारी से होगी। हम आपको सब्ज़ बाग नहीं दिखा रहे हैं, हमसे जितना हो सकेगा वो उतना करेंगे। और एक चीज़ की गारंटी दूंगा, वो ये है कि इंसाफ होगा जहाँ पे भी, चाहे आप डेवलपमेंट को लेके, चाहे आप ये कहें कि आपकी जो तर्जुमानी हो पार्लियामेंट में, उस लिहाज से हर लिहाज पे मैं आपको एक चीज़ अश्योर करता हूँ कि इंसाफ हो। दिल का बदला वोट से, इस नारे के पीछे पूरी जमात खड़ी हो गई, और नॉर्थ कश्मीर के अवाम को ये नारा बहुत अच्छा लगा। अब इस नारे की क्या जिम्मेदारी है? क्या सबों को जेल भेजना है या जेल से बाहर लाना है लोगों को? बिल्कुल, ये तो है, एक रशीद साहब की कमिटमेंट है, और उनकी जो कुर्बानी है और उनकी जो कारकर्दगी है, चाहे वो असम्बली में रहे या असम्बली से बाहर या अभी जेल में है, वो उनकी जो कमिटमेंट है, और लोगों ने इस चीज़ को कहीं इंडोर्स किया, कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया। ये खाली संपैथी का वोट नहीं था, इसमें एक स्ट्रगल है इसके पीछे। जब हम लोगों की बात उठाने के लिए या लोगों की आवाज़ बनने के लिए हम कई दिनों थानों में रहते थे, कई सड़कों पे हमने धरना दिए हैं। कोई ऐसा कोचा या गली नहीं होगा जहाँ पे हमने आवाज़ नहीं उठाई लोगों की। तो ओब्वियसली ये भी अब बड़ी जिम्मेदारी आई है और बड़े प्लेटफार्म पे बात कर रही हैं। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है और मैं आपको पूरा यकीन देता हूँ कि हम लोगों ने जो हमें भरोसा दिया है, हम उस पर पूरे खरे उतरने की कोशिश करेंगे। एक ज़रूरी सवाल है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अवाम ने अभी तक जो सियासत देखी है, बिलखुसूस मैं नॉर्थ कश्मीर की बात करूंगा, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी वहां पार्लियामेंटेरियन गए हैं, पीडीपी से भी पार्लियामेंटेरियन गए हैं। आपका क्या खास रहेगा, लायक होगा? क्योंकि जिस तरह से अब की बार अब सियासी जिम्मेदारियां आप पे आयद होती है, एक तारीख रही है आपकी। मैं आपको थोड़ा पीछे बैकग्राउंड देना चाहता हूं। जब भी असेंबली चलती थी, इंजीनियर रशीद साहब पीछे अलग खड़े होते थे, वो बोलते ही रहते थे, वो उस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनते थे उस टाइम जब वो या कोई बिल पास होती थी या कोई बहस होता था। तो क्या ये रिवायती रहेगा या उसमें कोई नजरसानी होगी? देखिए, जब आपका लोगों को मैंडेट मिलता है, तो जैसा आपने भी कहा कि एक जिम्मेदारी बन जाती है आपकी, तो आपको लोगों की जो मर्जी होगी वही चीज़ आपको प्लीड करना होता है, चाहे असेंबली हो चाहे पार्लियामेंट हो। ये ज़रूरी नहीं होता है कि कोई बिल आए कि आप उसमें ज़रूरी आप
उसका समर्थन करें या उसका सपोर्ट करें, ये आप पे लाजिम नहीं है। आपको अपनी बात रखनी है। हाँ, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आप एक मेंबर हैं तो एक मेंबर का रोल क्या हो सकता है, आप वही कर सकते हैं। तो फिर आप लोग इसे कहें कि नहीं ये शिद्दत पसंद है या और कुछ है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम बड़ा लोगों की सख्त बात। इल्जाम दिया है उमर अब्दुल्ला साहब ने, जी कहा कि ये जो उनके मुताबिक जो उन्होंने कोट किया मैं कर दिया, जिसका आपने रद्दअमल भी दिया है वहीं पे। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जब उमर साहब ने ये कहा कि अब जो असल सियासत है उसको थ्रेट लाहक है, उसमें कहीं ना कहीं पे अब उन तमाम चीज़ों का वो ये उनके लिए अब छत्र छाया बन चुकी है। जो पत्थरबाज थे, जो शिद्दत पसंद मिजाज थे, जो बाकी तमाम लोग, उनके लिए अब ये छत्र छाया बन चुकी है इंजीनियर रशीद साहब की जमात अवामी इत्तेहाद पार्टी। देखिए, जिस तरह से लोगों ने हमारा साथ दिया, खास तौर से उन नौजवानों ने जो अभी डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन रहे थे, जो मेन स्ट्रीम में अभी तक बिलीव नहीं करते थे, तो एक तो जो आपका वर्डिक्ट आया, जो रिजल्ट्स के बाद जो लोगों का वर्डिक्ट आया, एक तो कहीं ना कहीं जो हमारा ट्रस्ट डेफिसिट था 87 के बाद जो हुआ था इलेक्शंस पे, वो कहीं ना कहीं रेस्टोर हो गया। क्योंकि लगता था कि नहीं, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है इलेक्शन प्रोसेस में, क्योंकि एक ऐसा माहौल बन गया था 1987 में कि लोगों का जो मंडेट था, फिर जो रिजल्ट्स आए वो उसके खिलाफ आए। उसके लिए कौन सी पार्टियां जिम्मेदार हैं, वो भी लोगों को पता है, आजकल के नौजवान को पता है, आप उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और जहाँ तक उमर अब्दुल्ला साहब का ताल्लुक है, उसके ट्वीट का ताल्लुक है, वो किसी मैगजीन का आर्टिकल हो तो, मगर जो उसका ट्विटर हैंडल है या एक्स हैंडल है जो उसका, तो उस पे तो उसने हाईलाइट कर दिया। इसका मतलब ये है कि वो इस चीज़ को एंडोर्स कर रहे हैं, ये उनकी ज़बान भी है। तो इस हवाले से मैं उमर अब्दुल्ला साहब को ये मशवरा देता हूँ पहले ही कि जब भी मज़हब की बात हो तो इसमें काफ़ी ज़्यादा संजीदा रहना चाहिए। आप हमारे मज़हब को शिद्दत पसंद का इल्ज़ाम नहीं दे सकते। इस्लाम एक बिल्कुल पुरअमन मज़हब है, पहले तो उनको ये जान लेना चाहिए। और दूसरी बात जो उसने उन्हें कहा कि उसने इस्लाम को शिद्दत पसंद नहीं कहा, सेपरेटिज्म, उसने कहा कि हाँ जो बाकी लोग वहां जमा हुए हैं। ओब्वियसली इस चीज़ को इससे ही रिलेट करते हैं लोग। और इसने कहा कि सेपरेटिज्म को बढ़ावा मिलेगा या कुछ, ये इससे आपको बिल्कुल ये लगता है कि उनको ये थार तस्लीम नहीं हुई, इनको ये हजम नहीं हो रही है। उनको हकीकत जो वो नींद में है उससे जागना चाहिए, क्योंकि आज का नौजवान उठा है। आज के कल के नौजवान को पता है कि नहीं, वोट मेरे पास एक ताकत है, मैं इससे इस्तेमाल कर सकता हूं। और ये बिल्कुल जो 87 का इलेक्शन हुआ था कांग्रेस और नेशनल लीग का, तब क्या किया था, अब वो चीज़ें नहीं चलने वाली है। अब वो चलेगा जो आपका यूथ यहाँ पे चाहेगा, वही नुमाइंदी करेगा जो सच की सियासत करता हो। जो और हमें पता है कि कौन कौन सी पार्टीज को इस बाइकआउट से फ़ायदा होता है। तो इसलिए ओब्वियसली उनकी जो कुर्सियां हिल गई, तो ओब्वियसली ये बयान आने तो लाजिम होते हैं। उमर साहब के उस बयान को कैसे देखते हो? 20-25 दिन पहले उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता था इंजीनियर रशीद साहब ने फॉर्म भरा है, मैं उसके साथ खड़ा होता, मैं उनको मौका देता। मैं मेरा सवाल कंप्लीट करने दें, मुझे उनको 20 दिन में क्या जरूरत पड़ी, उसको बिल्कुल अपोजिट में उन्होंने बयान दे दिया। उसको कैसे देखते हो? ये हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी उमर अब्दुल्ला से इस स्टेटमेंट की, क्योंकि एक दिखने में बड़े संजीदे लगते हैं वो, मगर ये बिल्कुल उन्होंने सफ़ेद झूठ बोला। क्योंकि अवामी इत्तेहाद पार्टी पहली पार्टी है जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला था कि इंजीनियर रशीद साहब हमारे कैंडिडेट होंगे बिला किसी शर्त के। हमारे यूनानिमसली जो हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है, उन्होंने ये डिसाइड किया कि इंजीनियर रशीद साहब जो है वो हमारे पार्लियामेंट बारामूला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के कैंडिडेट होंगे। तो फिर हमने प्रपोजल जो है हमारी पार्टी का, हमने इंजीनियर रशीद साहब तक भी लिया, तो इंजीनियर रशीद साहब ने उसमें हाँ भर दी। तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई ये थी कि ऐसा उमर अब्दुल्ला को पता नहीं हो इस बारे में कि इंजीनियर रशीद साहब यहाँ पे लड़ रहे हैं। जब उनको लगा कि अब मुझे उतना रिस्पांस नहीं मिल रहा है ग्राउंड पे, क्योंकि आज कल का जो यूथ है वो जाग चुका है, वो मेरिट्स पे आजकल वोट देता है। वो आपकी लेगेसी क्या रही हो, आपका बैकग्राउंड क्या रहा हो, पॉलिटिकल रहा हो नहीं रहा हो, वो उस चीज़ को नहीं देखता है, वो मेरिट्स पे देखता है। मेरिट्स में उसको लगा कि इंजीनियर रशीद साहब मेरी तर्जुमानी कर सकता है, तो उन्होंने उमर अब्दुल्ला को नकार करके रशीद साहब का साथ दिया। ओथ के बारे में क्या अपडेट है? क्योंकि आपने जो कोर्ट है वहां का रुजू किया था, और वहां से क्या अपडेट आया? इंजीनियर रशीद साहब की बेल के बारे में क्या अपडेट है अभी? इसमें देखिए, मीडिया में थोड़ा कन्फ्यूजन है, उस कन्फ्यूजन को मैं दूर करना चाहूँगा। और एक तो ये है कि हमने फॉर्मल बेल के लिए अभी तक अप्लाई नहीं किया है, एक। और दूसरा होता है कि जो इंटरम बेल होती है, इंटरम बेल के लिए हमने 2 बार अप्लाई किया है। एक, जब इंजीनियर रशीद साहब का फॉर्म एक्सेप्ट हो गया था, तो जब हम लगा था कि इंजीनियर रशीद साहब का फॉर्म अब एक्सेप्ट हो गया, तो हमने
कोर्ट में अप्लाई किया कि नहीं, इनको इंटरम बेल दे दीजिए ताकि ये कंपेन करें, जैसे आपने अरविंद केजरीवाल जी को इजाज़त दे दी थी कंपेनिंग के लिए। तो हमारी वो बेल सेंक्शन नहीं हुई थी, वो रिजेक्ट हो गई थी। दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। तो उस दूसरी बेल के लिए हमने परसों जो हमारे वकील है वहाँ पे उसने अप्लाई किया है। तो उसमें कोर्ट ने ये कहा है कि एनआईए से अपने एतराज़ात मांगे हैं, उन्होंने अभी तक वो सबमिट नहीं किए हैं क्योंकि वो टाइम डिलिंग टैक्टिक्स कर रहे हैं, तो वो अपने एतराज़ात सबमिट नहीं कर रहे हैं। तो कोर्ट ने उसकी जो हियरिंग है वो नेक्स्ट हियरिंग 18 तारीख को रखी है इस महीने की। और कोर्ट में अभी तातीलात चल रही हैं। जो हमारे वकील है दिल्ली में, उन्होंने अप्लाई किया है बेल के लिए, इंटरिम बेल के लिए रादर। तो ओथ सेरेमनी के लिए उन्होंने अप्लाई किया है। तो ये ओथ सेरेमनी के लिए जो उसको टाइम चाहिए, तो इसलिए उसकी बेल के लिए अप्लाई किया है हमारे वकील ने। तो कोर्ट ने उसमें जो एनआईए हैं उनसे एतराज़ात मांगे हैं, मगर एनआईए अभी तक वो एतराज़ात सबमिट नहीं करती है। तो कोर्ट ने इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 18 तारीख को रखी है, इस महीने की 18 तारीख को। मगर आपकी वहाँ पे तातीलात चल रही हैं कोर्ट की। तो कोर्ट ने ये लिबर्टी भी हमें दे दी कि अगर इफ़ नीड अराइजेस इन बिटवीन, इस पीरियड में अगर आपको लगती है ज़रूरत कहीं कि नहीं ये ओथ इससे पहले हो जाता है पार्लियामेंट में, तो हम एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर सकते हैं, कोर्ट कैन कंसिडर दैट। और इस हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि आज तक जो भी मेंबरान जेल से जीत के आए हैं, आज तक किसी को नहीं रोका है ओथ लेने से। और हम पूरी उम्मीद है, हमें अदलिया पे भरोसा है, इंजीनियर रशीद साहब को ओथ लेने दिया जाएगा, और वो भी मुल्क के पार्लियामेंट में। हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, काफ़ी बड़ा हिंदुस्तान है, वाइब्रेंट कंट्री, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। ठीक, यहाँ पे जो हमारी अदालत है, दैट इज द सुप्रीम फोर्स, दैट इज द सुप्रीम पावर। अदालत में इंसाफ होता है, आप इस चीज़ को नकार नहीं सकते। और जो हमारा प्रोसेस है, इलेक्शन का प्रोसेस ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल। आप ये हमारी डेमोक्रेसी में है कि एक बंदा जेल में है, उसके पास अगर उसकी चार्जेस प्रूव नहीं हुई है उसके खिलाफ, तो वो जेल से इलेक्शन लड़ सकता है। इससे बढ़कर ब्यूटी क्या हो सकती है। और हमें पूरी उम्मीद है जुडिशरी पे, वो इंजीनियर रशीद साहब को बिल्कुल ओथ भी लेने देगी। और जो इंजीनियर रशीद साहब 17.5 लाख लोगों की आवाज़ बन चुके हैं, इस आवाज़ को आप बंद नहीं रख सकते, आप इसको पाबंद सलासल नहीं रख सकते। आपको उनको रूम देना ही होगा, आपको उनको बात करने का मौका देना ही होगा। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है अदालत आलिया या अदालत इस चीज़ को ज़रूर कंसिडर करेगी। आर्टिकल 370 पे इंजीनियर रशीद साहब का एक बड़ा बड़ा मुनफरिद अंदाज रहा है। अगर आप उसके सारे डिबेट्स उठाओगे, उसमें कहीं ना कहीं पे वो सख्त लहजे में उन तमाम पैनलिस्टों से बात करते थे। वो एक आप ऑन द रिकॉर्ड है, वो आपके सामने दोबारा बयान करने की जरूरत नहीं। क्या उस लहजे में वही अंदाज रहेगा, या अब अवाम को, क्योंकि मामलात बहुत सारे हैं, तो उनको कैसे देखते हो? बिल्कुल, जो भी 2019 में जो भी डिसीजन लिया गया वो हमारी मर्जी के खिलाफ था, हम लोगों की मर्जी के खिलाफ था। ओब्वियसली हम इस पे बात करेंगे, मगर ये है कि कुछ हकीकत हमें माननी भी पड़ेगी कि आपको उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बहुमति चाहिए, वो भी पार्लियामेंट में। और मुझे लगता है ये सवाल हमें उन पार्टीज से पूछना चाहिए जो अभी इंडिया ब्लॉक के उसके कंपोनेंट बने हैं या उनका साथ दे रहे हैं। उनको पूछना चाहिए कि इंडिया ब्लॉक का इसमें क्या स्टैंड है। आर्टिकल 370 पे बड़ा गंभीर आरोप है अवाम की तरफ से, सारी सियासी जमातों पे। जब वो बरसर इख्तदार रहे, उन्होंने उसकी हिफाजत नहीं की। अब जबकि अवामी इत्तेहाद पार्टी बहसते पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंट में जाओगे, किस तरह का स्टैंड रहेगा वहां पे आपका? सीधे अल्फाजों में, क्या आर्टिकल 370 वापस आना चाहिए? क्या आप उसके लिए नुमाइंदगी करोगे? बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि हम उस जो डिसीजन लिया गया 2019 में, हम उसके बिल्कुल खिलाफ है। हर एक कश्मीरी उसके खिलाफ है, वो हमारी मर्जी के खिलाफ हो गया, हम इस उसको नहीं नकार सकते। हाँ, जहाँ पे भी चलेगा हम उसकी बात करेंगे, हम कहते रहेंगे। मगर कुछ हकीकत भी है इसमें कि उसके लिए आपको पार्लियामेंट में बड़ी उतनी स्ट्रेंथ चाहिए। मुझे लगता है कि ये मुवाफिक सवाल उनके लिए हैं, उन पार्टीज के लिए हैं जो अभी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बन चुके हैं। उन्हें हमें ये पूछ लेना चाहिए कि इंडिया ब्लॉक का आर्टिकल 370 के हवाले से उनका स्टैंड क्या है। क्या वो चाहते हैं कि क्या वो कह रहे हैं कि हम अगर हमारी बढ़ोतरी आ रही है पार्लियामेंट में, क्या हम आर्टिकल 370 को वापस देंगे कि नहीं देंगे? मुझे लगता है ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुवाफिक सवाल है। 5000 से जायद ये बताया जाता है, अभी 5000 से जायद लोग अभी जेलों में हैं, उनके लिए क्या करोगे? किस तरह से
इसके लिए प्रोसेस बनाओगे? इलेक्शन मैनिफेस्टो जो हमारा था, हम या इलेक्शन रैलीज में भी हमने कहा कि हम उन कैदियों की आवाज़ बनेंगे जो मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में बेगुनाही की सज़ा काट रहे हैं। आप उन कैदियों को जो जुडिशल ट्रायल है उसके लिए आप वो आप रोक नहीं सकते। उनका हक बनता है उनकी जुडिशल ट्रायल, जो भी उनका सपोर्ट होगा उस तरह का या लीगल सपोर्ट होगा हम प्रोवाइड करेंगे। हम पार्लियामेंट में उनकी बात करेंगे जो भी बेगुनाही की सज़ा काट रहे हैं उनकी हम, क्योंकि उनका दर्द इंजीनियर रशीद साहब ही जान सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो बाकी लीडरान हैं वो 5 स्टार होटल में रहे हैं। इंजीनियर रशीद साहब वाहिद मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन है जो तिहाड़ की काल कोठरियों में है और अभी भी हैं, और उनका दर्द क्या ये गलत बयानबाजी नहीं हो रही है आपकी बात आपकी वजह से? उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस है। क्रिमिनल, देखो, एक होता है सियासी बंदी, बिल्कुल सही, दूसरा होता है क्रिमिनल केस। आप उसको कैसे डिफाइन करते हो? देखिए मरकजी, जब आप ये कहते हो कि यहाँ इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हुए, जहां पे ये कहते हो आप कि यहाँ का जो सिस्टम है हमें उस पर एतबार है, आप ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो? उन्हीं एजेंसियों ने आप पे ये इल्जाम आयद किया है कि आप पे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा और मैं चाहता था कि कोई जर्नलिस्ट ऐसा सवाल मुझे पूछे। पहले तो हमें जज नहीं बनना चाहिए, ठीक, ये अदालत की डिस्क्रिप्शन है, वो डिसीजन देगी, एक। नंबर 2, उनके खिलाफ अभी ये चार्जेस हैं, प्रूव इसमें से कुछ भी नहीं हुआ, ठीक। पहले ये हकीकत हमें जान लेनी चाहिए। नंबर तीन ये है कि अगर उनके खिलाफ ऐसी, जैसा आप कह रहे हैं कि क्रिमिनल चार्जेस हैं या मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, ये 2019 से पहले क्यों नहीं था? ये 2019 के बाद क्यों नहीं आया? ये पर्टिकुलर उसी डेट पे क्यों आया कि जब आपको आर्टिकल 370 हटाना था? मैं उस केस का रिव्यू कर रहा था, उसमें 28 लोग और भी बंद हैं उनके साथ। बिल्कुल। क्या आपने उनकी चार्जशीट को पढ़ा है? वो हमारे पास, क्योंकि हकीकत हम मैं आपसे वही जानना चाहता हूं। आप उस सियासी जमात के पीछे खड़े हो, हमें उसके लिए, देखिए, जम्मू कश्मीर आवाम जानना चाहती है, बिलखुसूस नॉर्थ कश्मीर की आवाम जानना चाहती है असल हकीकत है क्या। आपको मैं बिल्कुल आपके साथ वो डॉक्यूमेंट में शेयर करूंगा, आप देख लीजिए। दैट्स अ लॉफेबल स्टफ। अगर उसकी जुडिशियल ट्रायल लगती है अच्छे से, मुझे नहीं लगता है कि 1 या 2 हियरिंग्स में वो से ज़्यादा उसमें डिस्पोज ऑफ करने में लगेगा, क्योंकि आपने वो उस तरह के इल्ज़ामात लगाए हैं जो जिनकी कोई बुनियाद ही नहीं है, जिनके पास आपके कोई सबूत ही नहीं है। ये है कि हाँ, बिल्कुल इनको एक प्लानिंग थी 2019 में, इनको करना था कि इनको लगा था कि जो ज़्यादा इस पर रेजिस्टेंस करेंगे उनको तिहाड़ की काल कोठरी में बंद कर दिया, और जो लगा इनको कि नहीं ये कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, ये हमारे ही बंदे हैं, उनको 5 स्टार होटल में रखा, लोगों के सामने है। और फिर किसकी क्या कमिटमेंट रही वो भी लोगों के सामने है। मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि आजकल के नौजवान को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, उसको पता है कौन कमिटेड है कौन नहीं है। आपने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही कि हम एक टीम बना रहे हैं, अब एक कमेटी बन रही है जो दिल्ली जा रही है। दिल्ली किस लिए जा रही है वो? बिल्कुल, देखिए जब आप विधायक या MP बन के आते हैं जेल से, फिर आप पे वो पाबंदियाँ नहीं होती हैं। आपको एक लीगली आपका एक हक बनता है कि जो पार्टी के नुमाइंदे हों वो आपसे मिल सकते हैं। तो उसी कानून का फ़ायदा उठाते हुए, उसी जो ये है हमारा राइट है, उसी का फ़ायदा उठाते हुए हमारी एक डेलीगेशन जा रही है। हम मुलाकात होंगे। कोई सियासी बात करने जा रहे हो किसी सियासी जमात के साथ? सियासी बंदे हैं, सियासी बात ही होगी। तो किस ब्लॉक में जा रहे हो? इंडिया ब्लॉक में जा रहे हो या NDA में जा रहे हो? नहीं, जब मैंने मुलाकात होने की बात कही तो मैंने कहा कि इंजीनियर रशीद साहब से हम मुलाकात होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी ब्लॉक से मिलेंगे। हमें एज ऑफ नाउ किसी ब्लॉक ने ना अभी तक अप्रोच किया, तो ना ही हमें जुड़ने के लिए कहा। हम अभी तक इंडिपेंडेंट हैं। अभी हमें डेलिब्रेशंस होंगी। पहले तो हमारी प्रायोरिटी है कि इंजीनियर रशीद साहब को पहले इंटरम बेल मिल जाए ओथ लेने के लिए। उसके बाद हमारी सेकंड प्रायोरिटी होगी, वो ये होगी कि इंजीनियर रशीद साहब को बेल आउट किया जाए, उनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि कोर्ट उनको अब ज़्यादा देर बंद नहीं रख सकती। तो उसके बाद फिर जब इंजीनियर रशीद साहब पार्लियामेंट में होंगे, वो उनकी खुद की डिस्क्रिप्शन होगी वो किस तरफ जाएंगे। अभी ये कहना कि किस जमात से हैं, ये कबल वक्त होगा। एक आखिरी सवाल, दिल्ली के अस्पतालों में डिस्ट्रिक्ट कुपवारा या बारामूला या बांडीपोरा, यहाँ के बहुत सारे पेशेंट्स वहाँ हैं जिनको ज़रूरत है नुमाइंदगी की, क्योंकि कोई किडनी पेशेंट है, किसी का लिवर ट्रांसप्लांट का इशू है, कोई कैंसर पेशेंट है। क्योंकि जब यहाँ से पार्लियामेंटेरियन जाता है, वो सिर्फ पार्लियामेंट ही नहीं जाता है, वो उन तमाम इदारों पे जाता है जहाँ पे भी उसके आवाम की प्रॉब्लम्स को हो उसको सॉल्व करने के लिए। क्या वहाँ जाएंगे आप? और क्या ये बात एड्रेस करने की कोई ज़रूरत है? क्योंकि जिस तरह से आवाम आप पे इस वक्त नजर गाड़ी हुई है, मैं आपको कहूँगा
आप जितने मजबूत हो उससे ज़्यादा आपकी अपोजिशन मजबूत है। 2 बड़ी सियासी जमातें आपके पीछे खड़ी है, और इन तमाम चीज़ों को कैसे देखते हो? देखिए, मैं कागजी घोड़े दौड़ाना नहीं चाहता। मेरे ख़ास तौर से मेरी पार्टी के वो जो हम काम करेंगे वो बोलने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हमें ज़बान से बोलने की ज़रूरत है। अब देखेंगे इंशाल्लाह, लोगों ने इस चेंज को एक्सेप्ट किया है, अवामी इत्तेहाद पार्टी को एक अल्टरनेट के तौर पे एक्सेप्ट किया है, और हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। हम आपको एक निज़ाम ऐसा दें जो शफाफ हो, जो ख़ानदानी और रिवायती सियासत से बिल्कुल दूर हो। एक प्लेटफार्म फराहम कर रहे हैं हम, और इंशाल्लाह जो आप बात कर रहे हैं, हर मामला पे इंशाल्लाह हम लोगों की तर्जुमानी करेंगे। जो भी लोगों के मुश्किलात होंगे, हम आगे होंगे, और इसमें मुझे नहीं लगता कहने की ज़रूरत है, वो हमारा काम आपको वहीं से बोलना चाहिए। फिरदौस बाबा साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे फिरदौस बाबा साहब, जिसने सियासी तौर पर उन तमाम चीज़ों पे बात की, क्योंकि जीत के बाद ये पहली मुलाकात थी इनके साथ, और सियासी जिम्मेदारियों के साथ साथ अवामी जिम्मेदारियाँ वो भी बहुत ज़रूरी है। और इंजीनियर रशीद साहब की रहाई के लिए इन्होंने तरतीबात सिलसिले से कहा कि हम किस तरह से इस पर काम कर रहे हैं। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और फिरदौस साहब आपका भी बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत थैंक यू सर।